नमस्कार, मैं अश्विनी। कश्मीर में 36 मौतों के सरकारी आंकड़े के बीच 5वें दिन भी केंद्र सरकार की तरफ से अमन का पैगाम दिया गया। ऐसे में एक दिन पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली बैठक में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का ना होना सवाल खड़े करता है। सवाल है कि कश्मीर के बिगड़े हालात कैसे सुधारे जाएं, जिसके लिए एक तरफ अजमेर दरगाह दीवान इस्लामिक स्कॉलर्स और अलगाववादियों को जिम्मेदार बताते हैं, तो दूसरी ओर सरकारी रुख कहता है कि घाटी में कम होते आतंक के बीच इस बार भी हिंसा काबू वाले मसले का हिस्सा है। लेकिन क्या ऐसे में कश्मीर विस्थापितों की वापसी पर फर्क पड़ेगा? अलगाववादियों पर क्या सरकार लगाम कस पाएगी? और क्या कहा जा सकता है, सुलगती जन्नत में अमन की अपील के आगे कोई केंद्र सरकार का कदम उठना चाहिए था? बिग फाइट लाइव में आज इसी पहलू पर बात होगी, चर्चा जारी है। देश के प्रधानमंत्री अपील करते हैं कि कश्मीर में शांति रखिए, और इसी से जुड़ा है बिग फाइट लाइव का आज हमारा सवाल। एक तरफ सुलगती जन्नत, दूसरी तरफ क्या कश्मीर में शांति की अपील से अमन लौटेगा या कायम होगा? बिग फाइट लाइव में आज यही सवाल है। FirstIndiaNews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं या फिर फेसबुक और ट्विटर पर बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। बिग फाइट लाइव में आज के इशू पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से मनीष पारीक जी हैं, कांग्रेस नेता सुशील आसोपा जी हमारे साथ हैं, चिंतक प्रोफेसर मोहम्मद हसन साहब हमारे साथ हैं, विहिप नेता गुमान सिंह जी हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में कश्मीर विस्थापित राजेश पंडिता जी भी हमारे बीच जोड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। मनीष पारीक साहब, तीन बातों की तरफ मैं जाना चाहूँगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल की बैठक के बाद निकल कर आई, और इस बीच में आज हम शांति की अपील और अमन की दुआएं कर रहे हैं। बुरहान वानी को हीरो नहीं बनाना चाहिए, तो सवाल ये है कि उसे हीरो बनाने का मौका किसने दिया और कौन उसे हीरो बना रहा है? दूसरा, शांति कायम रखे तो कौन रखेगा शांति को कायम? और तीसरा, उन्होंने कहा कि हम राज्य सरकार की मदद करेंगे। मदद का एक अंदाज है सुरक्षा बलों में इजाफा या फिर कुछ और? अश्विनी जी, बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिसेंट अपील की है वो ही एक राष्ट्रीय ज़रूरत है इस समय। बड़ी बात यह भी है कि 64,000 करोड़ रुपए की सहायता कश्मीर को दी गई, तो उसको विकास के हिमायती होने का दावा सरकार का पुख्ता हुआ। जो बल हैं, सुरक्षा बल हैं, उनको ताकत दी गई कि वो कार्रवाई करें वहाँ पे अमन बनाए रखने के लिए, वो भी एक आज की ज़रूरत है। और बड़ी बात, जो आवाम है जो दंगा नहीं चाहती है, आवाम है जो कि पाकिस्तान समर्थक नहीं है, उसको शांति की अपील की गई है। इसीलिए तीन पक्षों को तीन प्रकार की अपील माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। और उसमें एक बात और थी जो बड़ी बात है कि निर्दोष व्यक्तियों को दंड ना भुगतना पड़े, इसका भी लिहाज बुरहान वानी को हीरो ना बनाया जाए, इस बात का जवाब नहीं मिला। लेकिन मदद की आप बात करते हैं, तो क्या 64,000 करोड़ रुपया कश्मीर में आज के हालात में शांति ला सकता है? पहला मेरा सवाल है। दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री जी की अपील से क्या आज काम चल जाएगा या फिर कुछ और करने की जरूरत है? नहीं, कार्रवाई अपनी जगह है, अपील अपनी जगह है। आपने देखा कि विकास के हिमायती सरकार ने राहत कार्यों में जो आज तक का सबसे बड़ा कश्मीर की बाढ़ में आपने देखा राहत दी गई, उस सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया गया और वो सक्सेस भी हुआ। छोड़ दीजिए, एक साल से ऊपर हो गया। आप जी, मैं यही कह रहा हूं। तो ऐसी बात नहीं, आज की हालात में भी जो बुरहान की बात हो रही है, अलगाववादियों ने अभी जो आबदी साहब ने बयान दिया अजमेर के दरगाह, आप उस पर गौर फरमाएंगे कि जो अलगाववादी हैं उन लोगों के बच्चे तो मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं, वो क्यों नहीं आतंक थाम रहे हैं? इसका कारण है मोदी सरकार। उनको मालूम है आतंक का मतलब मौत, और यही कारण है। इससे सबसे बड़ा सबूत है कि वहां के जो भोले भाले लोग हैं 2-4 हजार, उनको भड़का के उनके लोगों को छुटभैया आतंकी बना के। 36 मौतों के पीछे क्या 4,000 लोग जिम्मेदार हैं? मैं लौटूंगा उस पर। उससे पहले आसोपा साहब, आपसे जानना चाहता हूं कि जो आज सूरत हाल है कश्मीर के, उसके लिए क्या प्रधानमंत्री जी की अपील काफी है या फिर कुछ और कदम उठाना चाहिए था उन्हें? नहीं, इस अपील से कोई असर वर्तमान हालात में होता दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हाल ही आज दोपहर की घटना शायद आपके नोटिस में नहीं है कि वो हिजबुल मुजाहिदीन में ये सबको मालूम है कि कुछ भारतीय अलगाववादी हैं तो कुछ पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, और सैयद सलाउद्दीन उनके नेता हैं। तो अब उसको सेग्रीगेट करना आसान नहीं है, कश्मीर की जो ज्योग्राफी है उसमें। और आज जो हुआ है वो ये हुआ है कि उस भीड़ तंत्र को जो है, मुख्यमंत्री के खुद के संदेश में भी है कि भीड़ को अपने हिसाब से हाँक के कहीं भी ले जा रहे हैं, और जहाँ वो सेना के या सीआरपीएफ के क्वार्टर्स हैं, मिनी क्वार्टर्स हैं, वहाँ ग्रेनेड्स फेंक करके आज वहाँ से काफ़ी असला लूट लिया गया है। कहने का मतलब ये है कि
इसमें देखिए मैं दूसरी बात की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप कहेंगे अपील तक सीमित रहें। बुरहान वानी का जब एनकाउंटर हुआ तो निश्चित रूप से सबको, किसी भी सिंपल सरकार चलाने वाले को ये एहसास होना चाहिए कि इसके रिएक्शन में क्या होगा। और वहाँ पर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के अभी थोड़े दिनों पहले मतलब फोत हो गए, तब उतनी भीड़ नहीं गई थी उनके जनाजे में, जिससे 4 गुना भीड़ बुरहान वानी के जनाजे में निकली। इसका अर्थ ये नहीं, हीरो मैं ये कह रहा हूँ, इंटेलिजेंस फेल्योर हो गया इसमें। इंटेलिजेंस फेल्योर ऐसे हो गया कि जब शांति का समय था, देखिए बुरहान वानी से पहले रीजनेबली ठीक था, अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो गई थी, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ है कि बुरहान वानी की रिएक्शन में जो होना था उसको दबाए रखने के लिए मीडिएटर्स का उपयोग होना चाहिए था, एनआईए के रॉ के जो एजेंट्स हैं उनका पूरी तरह से उपयोग होना चाहिए था। ये तो कश्मीर में ये तो है नहीं कि भाई एक दिन में कोई समस्या का हल हो जाना है। दूसरी बात, तात्कालिक रूप से प्रधानमंत्री जी की अपनी अपील कर दी, तो मैं समझता हूँ क्या कदम उठाए जाने चाहिए थे आपके मुताबिक, क्या करना चाहिए था पीएम साहब को विदेश दौरे से लौटकर? ऐसा है कि कश्मीर इज नॉट ए इश्यू ऑफ पॉलिटिकल राइवलरी। मैं इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता और बनना भी नहीं चाहिए। बुरहान वानी आतंकवादी था, एनकाउंटर हुआ, सही हुआ, पर 2010 में भी इसी तरह के फेक एनकाउंटर में 3। मैं आज कश्मीर की हिंसा पर बात कर रहा हूं और जानना चाहता हूं की बात कह रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं हल क्या होगा कि उस समय 39 सदस्यीय आल पार्टी डेलीगेशन भेजा गया था पीस के लिए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री को इस पर विचार करना चाहिए कि आल पार्टी डेलीगेशन वह कश्मीर जाए और लोगों से सामूहिक अपील करे, और इसके अंदर देखिए मीडिएटर्स का रोल रहेगा और वो कभी चलिए आपका सुझाव आ गया मेरे पास। गुमान सिंह जी, आपसे जानना चाहता हूं इस पूरे वाकये को लेकर और इस बीच में अमरनाथ के प्रसंग को लेकर कई जो हिंदू संगठनों के नेता है, खासतौर पर विहिप की ओर से प्रतिक्रिया आई, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की बात की जा रही है। आपसे जानना चाहता हूं, एक आरोप यह है कि हिंदू संगठनों के दबाव में एक तरफा रुख पर कायम है सरकार, फिलहाल केंद्र की हो या फिर राज्य की हो, जिस कारण से कश्मीर के हालात बिगड़े। अश्विनी जी, ऐसा कभी भी सरकार ने नहीं किया, किसी भी हिंदू संगठन हो या कोई भी हो। और हमारे हिंदू संगठनों ने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसमें कहीं भी कोई दूसरे समाज का नुकसान हो या कहीं इनको दबाने की बात हो। हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि कानून अपना काम करे। और आज अमरनाथ यात्रा हो या कोई भी हो, आज सारे लोग इस चीज़ से दुखी हैं, लेकिन वहाँ के जो हालात हैं, वहाँ सबसे बड़ी समस्या आज ये हो रही है कि जिस तरीके से सरकार की जो नीति है उसका इम्प्लीमेंटेशन सामने आ रहा है। अभी आप देखिए 2016 में जनवरी से लेके अभी जून तक अभी 73 आतंकवादी मारे गए। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, बहुत सारे इनके हौसले टूटे हुए हैं। आज बुरहान वानी जैसे को हमको विदेशों से, मतलब पाकिस्तान से इतना खतरा नहीं है जितना इन लोगों से खतरा हो रहा है। आज इनसे सख्ती से निपटने की आवश्यकता है, इनसे किसी भी तरीके कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। आज मुझे बताइए, एक अपराधी छोटा सा, उसके साथ में अगर मैं पाया जाता हूँ, आप पाए जाते हो, तो आप भी अपराधी मान लिए जाते हो, आप भी जेल में भेज दिए जाते हो। एक इतने बड़े आतंकवादी के साथ में इतना बड़ा हुजूम, ये कहीं न कहीं हमारी नीति का फेल्यूर है। थोड़ा मैं तीन चीजें रखना चाहता हूँ। इस पूरे वाकये से पहले 2010 में जरूर माजरा बिगड़ा, लेकिन उसके बाद 6 साल कहीं ना कहीं इस तरह से घाटी में माहौल नहीं रहा। अब जो बिगड़ा है उसको लेकर कहा जा रहा है कि कश्मीर विस्थापितों के पुनर्वास की बात की गई, वो भी दबाव में केंद्र सरकार ने लगातार, क्योंकि बात की गई थी शुरुआत में घोषणा पत्र से पहले और उसके बाद में अमल में लाने तक दबाव में बात की गई। अलगाववादियों से लगातार बातचीत ना की जाए, घाटी में जो हालात हैं उनको जस का तस रहने दिया जाए, ये भी दबाव में लेकर बात की गई। और फिर से कश्मीर में सरकार बनाना मुफ्ती के साथ, वो भी दबाव में रहा। क्या आपको ये तीनों कारक नहीं लगते? नहीं, बिल्कुल तीनों चीज़ें हमको इसमें कुछ चीज़ें लगती है जी कि गलत हो रहा है, लेकिन घाटी का माहौल क्या इन तीनों वजह से बिगड़ा है? नहीं, इसकी कोई ऐसी वजह नहीं है, वजह पुरानी है। कोई ऐसी समस्या नहीं है कि आपको 3 दिन में कोई आदमी इतना इमरजेंसी में आ जाए कि वो उसको आईसीयू में डालना पड़े। ये तो पुरानी बीमारी है। अब होता क्या है कि हम अमन चैन का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विरोधियों ने कसम खा रखी है कि हम अमन चैन होने नहीं देंगे। अगर तुमने कहीं कर भी दिया तो हम उसका बदला लेंगे। अब यानी कि यहाँ देश के अंदर देश के लोग माहौल को बिगाड़ रहे हैं। आज मुझे बताइए कि आज कश्मीर विस्थापितों का जो मुद्दा, पूरे देश को एक होना चाहिए।
आज अपने घर से अपने लोगों को मतलब महरूम कर दिया। आज चलिए कैंपों में रह रहे हैं मैं वो आता लोग। हूँ, इससे फिर जुड़ूंगा आपसे। प्रोफेसर हसन, आपसे जानना चाहता हूँ, कश्मीर आप जाते रहे, वहाँ के लोगों से मिलते रहे, उस हालत को आप भी समझते हैं, क्या सरकार इस वक्त कश्मीर की आवाम की नब्ज को टटोल पाने में नाकामयाब रही है? कौन सी सरकार की बात कर रहे केंद्र हैं सरकार की बात करना चाहूंगा। देखिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों सरकारों ने कश्मीर को एक टेरिटोरियल इशू माना है, न कि इसको मानवीय इशू माना है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमारे दृष्टिकोण में पश्चाताप, कुरेदबाजी नहीं हो, और अगर हम मानवीय तौर के ऊपर अगर हम उनसे संबंध रखना चाहते हैं वहाँ के लोगों से, क्योंकि कश्मीर एक राष्ट्रवाद है, हिंदुस्तान का पार्ट है पर राष्ट्रवाद है, उस कश्मीरियत को ख़ास तौर पे दिल्ली की सरकारें कभी नहीं समझ पाई और बीजेपी तो नहीं समझना भी चाहती है, क्योंकि जो आक्रोश, जो दोष देने का जो माजरा चल रहा है उसे आधार सूझेंगे नहीं। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको बता दूं कि पीडीपी और बीजेपी का जो संगठन बना उसमें 5-4 पॉइंट हैं मिनिमम प्रोग्राम के, उसको नहीं करने दिया जा रहा। और उसकी अपेक्षा जैसे बीफ का मसला, कश्मीर के 4 लोग मारे गए थे, है ना, और वो निर्दोष पाए गए, पर मारने वाले कौन थे ये मैं उसमें जानना नहीं चाहता, क्यों पूरे देश के अंदर हुआ है ये। दूसरा ये कि राजस्थान में कम से कम 8-10 हज़ार कश्मीरी बच्चे पढ़ते होंगे, और आपने सुना होगा कि यहाँ के कश्मीरी बच्चों को जो है बीफ के मसले में फंसा करके उनके साथ में क्या किया गया था। यूनिवर्सिटीज़ कई बार बच्चों को निकाल देती है। तो ये जो मैसेज यहाँ से वहाँ तक जाता है वो वहाँ के हालात को और भी बिगाड़ता है। फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है हसन साहब, जो मौजूदा स्थिति है उसके लिए क्या जिम्मेदारी मानी जाए? मौजूदा स्थिति आप अगर सरफेस से कुरेदेंगे अश्विनी जी, तो आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, आपका शो हो जाएगा और कोई आंसर नहीं मिलेगा। मैं जितनी बार भी वहाँ पे गया हूँ और मैं उन सब एरिया में गया हूँ, रिलीफ के टाइम में भी और दोस्ताना के टाइम में भी और कई और चीज़ों के एकेडमिक वर्क से भी, मैंने यहाँ देखा है कि अगर आप दिल से बात अगर करना चाहते हैं तो आपके साथ में वार्तालाप हो सकती है। और सब लोग जानते हैं कि मेरा कश्मीर के प्रति क्या रुझान है, मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ, सिटीजन हूँ, पर मैं ये नहीं समझता कि राष्ट्रवाद में अंधे होकर के हम दूसरे लोगों को अलग करने की कोशिश करें। फॉर इंस्टेंस मैंने एक लड़की से वहाँ पूछा 2014 के रिलीफ के टाइम के अंदर जी, उसके फादर आतंकवादी थे। मैंने उस बच्ची से धीरे से पूछा, 14-15 साल की बच्ची थी, मैंने कहा बेटे मुझे ये बताओ, और उसमें 1-2 मिलिटेंट भी खड़े हुए थे, उसकी दादी भी थी, मदर वगैरह थे। मैंने पूछा कि क्या आप फादर चाहती हो या वो मार्टिर फादर को चाहती हो आप? तो उसने कहा कि बाप चाहिए, क्योंकि मैंने पूछा इसी तरीके से था कि उसने अपनी बात कह दी, मुझे बाप चाहिए, मुझे मिलिटेंसी नहीं चाहिए। ये वार्तालाप नहीं हो रही है। ये तो ठीक है, मैं मान गया कि ये बात है, लेकिन अभी जो सबसे मैं पूछता आया हूँ, मेरे ख्याल से फिर से मैं उसे दोहरा देता हूँ, कश्मीर विस्थापितों के पुनर्वास का मसला हो, बुरहान की जो एनकाउंटर का मसला है वो एक मसला है, अलगाववादी दरकिनार कश्मीरी पंडितों का ले लेते हैं। मेरे तो टीचर कश्मीरी रहे हैं जो पिता तुल्य है मेरे, और क्या जो कश्मीरी विस्थापित हुए हैं दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में और जम्मू में रह रहे हैं, क्या बीजेपी सरकार ने कोई ऐसा ड्रास्टिक एक्शन लिया कि जिससे कि उनको रिलीफ मिले? जी, बल्कि और बखेड़ा कर दिया गया कि उनके लिए यही बात मैं कहना चाह रहा था कि क्या ये तो नहीं करने दे रहे साहब, इसी बात का तो इनको तकलीफ हो रही है। आज इसी चीज की इनको तकलीफ हो रही है, सैनिकों को धमकी दी जा रही है कि सैनिक कॉलोनी बनेगी तो हमला करेंगे। अगर कश्मीर विस्थापितों को बसाया जाएगा, उनके लिए कुछ भी किया जाएगा। चलिए, कश्मीर विस्थापितों की बात हो रही है, राजेश पंडिता जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बिल्कुल, बात तो पूरी सुनिए। मैं ब्रेक लूंगा। अगर आप किसी भी कौम के अंदर अगर आप सेपरेट क्वार्टर बनाएंगे तो आप उनके सेग्रीगेशन से शांति नहीं स्थापित हो सकती। इस पहलू पर बात करूंगा, राजेश पंडिता जी भी जुड़ने वाले, ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं ब्रेक फाइट।